अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। जैसा कि हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फैसलाबाद की किसी न किसी अहम शख्सियत से, आज भी हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसी ही एक मुमताज़ शख्सियत से जो ना सिर्फ एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि शहर के एक मुमताज़ कारोबारी शख्स भी हैं। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक़ वाइस चेयरमैन राना आरिफ तौसीफ़ खान। आइए मिलते हैं और जानते हैं कि उनके शब रोज़ कैसे गुजरते हैं। आइए। तो जी नाज़रीन, हम राना आरिफ तौसीफ़ साहब के घर पहुंच चुके हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक जी। सुनाइए, आज 41 के साथ आज आप मेहमान हैं, तो हमें अपने बचपन के हवाले से बताइए कुछ। बचपन कैसा गुजरा? सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को खुशामदीद कहता हूँ जी, आप तशरीफ़ लाए। बचपन स्टार्ट में मैं एक बिज़नेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और स्कूल, मेरी स्कूलिंग हुई है डिवीज़न पब्लिक स्कूल में और उसके बाद फिर मैंने ये म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एजुकेशन मुकम्मल की है। उसके बाद मेरे वालिद साहब की डेथ होने की वजह से मुझे कारोबार में भाई के साथ आना पड़ा। अच्छा, बचपन में मशागल क्या थे आपके स्कूल के दौर तक और फिर बाद में कॉलेज में? स्कूल में एजुकेशन कंप्लीट होती थी, उसके बाद फिर घर जब आते थे खाना खाया, उसके बाद फिर अपना ट्यूशन्स वगैरह ली, अपना इसी तरह सिलसिला चलता रहता था। शादी कब हुई? शादी 1990 में। पसंद की शादी? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज थी जी। मेरी कज़न है, मेरी अरेंज मैरिज थी। पाकिस्तान में आप समझते हैं दयानतदारी से तरक्की की जा सकती है? बहुत सारे लोगों का ख्याल ज़रा मुख्तलिफ है। देखें, आप अपना दिमाग है उसको आप दयानतदारी से कमाने की तरफ लगाएंगे तो दयानतदारी से अल्लाह ताला की ज़ात बहुत रिस्क देती है। अगर आप उसको दिमाग को गलत साइड पे लेके जाएंगे तो मेरे ख्याल में तरक्की नहीं होती है। फिर बंदा उसी सोच में रहता है कि वो कहते हैं ना, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो एक गलत काम अगर आप कर लेते हैं तो उसको बचाने के लिए आपको 100 गलत काम करने पड़ेंगे। सनतकार, जब भी उनसे बात हुई टैक्स के हवाले से एक अजीब किस्म के तसव्वुरात हैं। टैक्स जी हम क्या करें, टैक्स का इस्तेमाल ही बहुत गलत करती हैं हुकूमतें, तो फिर क्यों टैक्स दिया जाए? ये दुरुस्त है ये अप्रोच? देखें, टैक्स तो आप दे रहे हैं, हर बंदा दे रहा है। गवर्नमेंट पैसे ले रही है, ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट पैसे नहीं ले रही है। तो दयानतदारी से खर्च होना या बददियानती से खर्च होना, ये तो देखें अब गवर्नमेंट कितना आगे डिलीवर कर रही है और क्या डिलीवर कर रही है और इसको अपना किस तरह हम देखते हैं, ये फ़ैसला तो अवाम ने करना है ना जी, कि उसको कंफर्टेबल कहाँ मिला है, कौन सा किसकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, किसके टेन्योर में लोन्स, गवर्नमेंट के लोन्स कम हुए हैं, किसके टेन्योर में डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है, किसके टेन्योर में रिलीफ मिला है। ये सारी बातें देखना अवाम का काम है। मुझे अच्छी तरह याद है ये वाक़या 1905 का। मुश्ताक चीमा साहब हमारे थे अपना टेक्सटाइल मिनिस्टर। आप यकीन माने डोगर साहब के इतनी डेवलपमेंट हो रही थी, इतनी डेवलपमेंट हो रही थी उस वक़्त, आपको भी याद होगा। तो हमें लेबर नहीं मिल रही थी उस टाइम। लेबर की एवरेज सैलरी थी 6,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम 7,000 में बंदा अनस्किल रखते थे जो 2 माह के बाद भाग जाता था।
हम बड़े परेशान हुए। हम सब इसी तरह एसोसिएशन में सब लोग बैठे सर पकड़ के, मुश्ताक चीमा साहब भी उसमें शामिल थे। हमने निचोड़ ये निकाला कि हम दे रहे हैं 7,000 रुपये, जबकि लेबर बंदे कम होने की वजह से बाहर सड़क पे रोड़ा कूटने वाले को 500 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है। या गवर्नमेंट मीन्स यानी जो ठेकेदार दे रहा है, डेवलपमेंट करा रहा है, तो उसको तो 14 से 15,000 रुपये मिल गए ना, तो वो 7,000 रुपये में क्यों काम करेगा, रोड़ा कूटेगा बाहर। हम सब इकट्ठे होके चले गए अपना प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। शौकत अजीज़ साहब थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, तो मुश्ताक चीमा साहब भी हमारे साथ थे। तो हमने जाके कहा जी मेहरबानी करें, आप थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ काम हाथ हल्का करें, ज़रा वज़ीर आला साहब को कहें ज़रा हाथ हल्का करें। परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला थे। ये डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है और लेबर अवेलेबल नहीं हो रही है, तो ये तो ठीक है, खुशहाली हो रही है, तो इसका क्या हल करें। उन्होंने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता। हम बड़े परेशान, हमने कहा जी वो क्यों? कहते डेवलपमेंट नहीं रुकेगी, ये चलती रहेगी। और उसके बदले में उन्होंने हमें जो ओब्लाइज किया, उन्होंने कहा जी आप एक काम करें कि जो लेबर आपके पास इस टाइम काम कर रही है, आप उनको सबसे पहले ऑफ़र करें कि उनके घर में कोई बहन, माँ, बेटी काम करना चाहे, उसको आप पिक एंड ड्रॉप दें और उसी शिफ्ट में उसको रखें जिस शिफ्ट में वो उसका भाई, बाप, बेटा काम कर रहा है। तो डॉक्टर साहब यकीन माने, एक बंदा मेरे पास आता था, मैं जनरल शीट देख रहा था, सैलरी शीट। एक बंदे की सैलरी 7,000 थी, तो उसकी जब सैलरी बन के आई 21,000 रुपये बन के आ गई। पहले तो मैं समझा शायद अकाउंट्स वाले की गलती है, तो मैंने अकाउंटेंट को बुलाया। मैंने कहा यार ये अपना तुम गलती कर रहे हो, ये तो आम अनस्किल्ड लेबर है और 7,000 रुपये सैलरी है इसकी, आप 21,000 रुपये लिख के लेके आ रहे हो। तो उसने मुझे कहा जी अब इसकी बहन और बेटी भी इसके साथ काम पे आ रही है, इसलिए 21,000 हो गई है इसकी। मेरा ख्याल है कि बातें तो होती रहेंगी। आए नाश्ते का टाइम हुआ है, नाश्ता पहले कर लें, फिर उसके बाद सारा दिन हमारे पास है। आज डॉक्टर साहब हमें अकेले ही नाश्ता करना पड़ेगा। फैमिली तो मेरी गई हुई है कराची, एक हमारे फैमिली इवेंट आ रहा है फरवरी में, तो उसकी ख़रीदारी और शॉपिंग और इस वजह से सारी फैमिली गई हुई है। अच्छा, खाने के हवाले से बताइए, नाश्ते में आप क्या ज़्यादा पसंद करते हैं आमतौर पर? नाश्ते में जी मैं लाइट सा नाश्ता करता हूँ। सुबह को जब मैं उठता हूँ तो एक मेरी रूटीन है, मैं उठते साथ ही ज़रा पानी ज़रूर पीता हूँ। नाश्ते में मेरा होता है गंदम का दलिया मैं लेता हूँ और उसमें कोई फ्रूट मिक्स कर लेता हूँ, या अपना उसके साथ मैं मिल्क शेक ले लेता हूँ, अपना खजूर का, केले का। खाने किस किस्म के पसंद है? खाने में मुझे देसी मुर्गे की सालन या कढ़ाई पसंद है, और वाइट राइस और दाल जो हम मूंग मसर कहते हैं वो पसंद है। मिक्स वेजिटेबल मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये आइटमें ज़्यादा मैं शौक, बाकी जो आए अल्लाह का शुक्र करके खाते हैं जी। कभी खुद भी कुकिंग का इत्तेफाक हो? नहीं, खुद इत्तेफाक नहीं हुआ। कोशिश की एक दो मरतबा, लेकिन फिर खुद ही मायूस होकर छोड़ दी। मेरे सन इन लॉ हैं जी, उमर जवेद जी, उमर साहब, ये लाहौर से हाथी आए हैं। आइए जी। उमर साहब, आप राना साहब के साथ नाश्ते का मौका मिलता है कभी कभी, या अकेले ही करते हैं? जी, राना साहब के साथ मिलता है। जब हम यहाँ फैसलाबाद आते हैं तो हम ज़रूर इकट्ठे होते हैं एक टेबल पे, और नाश्ते के टाइम पे भी और रात के खाने के ऊपर भी वो ज़रूर कोशिश करते हैं कि वो अपनी मसरूफियत में से हमारे लिए, फैमिली के लिए टाइम निकालें। आप क्या बिज़नेस करते हैं? जी, मैं रियल एस्टेट डेवलपर हूँ, लैंड डेवलपर हूँ। लाहौर में ज़्यादा जी, बिजनेस लाहौर। करते हैं? राना साहब, आज हमें कहाँ लेके चलेंगे अभी आप? अभी हम जाएंगे जी, सबसे पहले
आज हमारी पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अभी रिसेंटली चेयरमैन चेंज हुए हैं, तो नए चेयरमैन साहब आ रहे हैं, अभी उनकी सेरेमनी है, वहाँ पे हम चलते हैं। अभी हम पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स अभी एसोसिएशन हम के ऑफिस जा पाकिस्तान रहे हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर जी चल खान साहब, आप पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रहे। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को किस किस्म के मसाइल दरपेश रहते हैं? एक्चुअली जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अकेले एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं दुनिया को। दुनिया में इंडिया से भी माल आ रहा है, दुनिया में चाइना से भी माल आ रहा है, दुनिया में अपना बांग्लादेश से भी माल आ रहा है। यानी आपको हर जगह का कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो कोई भी वहाँ पे बिजनेसमैन है, उसको जहाँ से सस्ती चीज़ मिलेगी उसने वो लेना है, अपना कंपटीशन वो करेगा। तो हमारी चीज़ों की कॉस्ट मुसलसल इंक्रीज़ होती जा रही है। यानी इलेक्ट्रिसिटी का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, गैस का रेट पहले तो अवेलेबल नहीं थी, अब अगर अवेलेबल है तो बहुत महंगी रेटों में अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। फिर ये है कि जो हमारे रुके हुए फंड काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट के पास थे, उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल डेंट पड़ा। 2004-05 में कोई भी महकमा पंजाब गवर्नमेंट का, खा वो सोशल सिक्योरिटी है, खा ओल्ड एज है, कोई भी महकमा किसी मिल वाले को तंग नहीं करता था। आजकल ये पोजीशन है कि हर महकमा हर मिल में हरासमेंट क्रिएट कर रहा है और ज़बरदस्ती पैसे ले रहे हैं। और एक तो होता है सर्विसेज देना, सर्विसेज को इतनी ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। सर्विसेज ऐसे ही दे रहे हैं कि आप किसी सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पे लेबर बेचारी बाहर बैठी धूप में बैठी हुई है, कोई मेडिसिन नहीं उसको मिल रही, मैक्सिमम पैनाडोल की गोली दे के उसको फारिग कर देते हैं। तो वो अब लेबर हमें ये कहती है कि जी आप सोशल सिक्योरिटी ना दें, आप हमें कैश दे दें, हम अपना ट्रीटमेंट खुद करा लेंगे। जिनको पेंशन मिल रही है उनको पेंशन नहीं मिल रही है। वो पुराने दौर के वो जो सियासी लोगों को ओबलाइज किया गया है, वो वही ओबलाइज किए हुए बंदों को ओल्ड एज मिल रही है। इसका अगर ऑडिट किया जाए ना तो बहुत सारे आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जिन्होंने वर्क ही नहीं किया होगा। मौजूदा गवर्नमेंट से सनतकार कम्युनिटी और ताजर कम्युनिटी जो है वो खुश नहीं है। देखें आपके सामने, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता। हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पिछले साल की निस्बत तकरीबन 14% के करीब कम हो गई है। 14% नॉट ए स्मॉल अमाउंट। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने बहुत से जाली रिफ़ंड क्लेम भी किए, ये बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया। तो ये क्यों करते हैं ऐसा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स? देखें, जो एक्सपोर्टर है, जेन्युइन एक्सपोर्टर है, वो नहीं करेगा, वो अपना कारोबार करेगा। अब नॉन जेन्युइन बंदा, वो डिपार्टमेंट को भी पता है कौन नॉन जेन्युइन है कौन जेन्युइन है, हर बंदे को पता है। अब एक वकील साहब उठते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ, जिन्हें लॉ का पता है, या कोई ऐसा बंदा, एक मखसूस ग्रुप उठता है, वो 2-3-4 माह अपनी एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करता है और पैसे लेता है महकमे से, और अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। हमें 4-4 साल पैसे नहीं मिलते हैं और उनको 4 माह में पैसे मिल जाते हैं। तो इसमें किसका फॉल्ट होगा, आप खुद बताएं। एक मिली भगत से ये और डेफिनेटली एक्सपोर्टर एसोसिएशन के दफ्तर आ चुके हैं। आइए। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान भर में टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की सबसे बड़ी तंजीम है। ये उसका हेड ऑफिस है। राना आरिफ तौसीफ़ खां भी इस तंजीम के हेड रह चुके हैं और इस वक्त खुशकिस्मती से सुबकदोश होने वाले चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन असगर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को किस किस्म के मसाइल का सामना है। जी असगर अली साहब बताइए। जी बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किस किस्म के मसाइल का सामना है आपकी तंजीम को और आपकी कम्युनिटी को? इस वक्त सबसे पहले तो एनर्जी का क्राइसिस है। आपको पता है कि आजकल फिर लोड शेडिंग भी बढ़ी हुई है और गैस भी हमें जो मिल रही है वो RLNG में अभी इन्होंने हमें कंटिन्यू की है, जो कि पिछले 2 सालों में हमें सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं मिलती थी और पूरा साल हमें 33% मिलती थी।
तो अब RLNG है, लेकिन RLNG का रेट बहुत ज़्यादा है। इसमें हम अपने ही मुल्क में कंपटीशन फेस कर रहे हैं कि कराची में सिस्टम गैस से गैस आ रहा है, वहाँ पे रेट कम है, यहाँ से RLNG से सप्लाई आ रही है तो यहाँ पे रेट ज़्यादा है। इस वजह से हम बिजली और गैस के रेट्स के फ़र्क की वजह से भी हम वाइबल नहीं हैं। तीसरा हमारा मेन इशू था जो हमारे रिफ़ंड्स रुके, वो कुछ अब गवर्नमेंट ने कुछ ख्याल किया हमारा और हमें कुछ रिफ़ंड्स हमें दे दिए गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे कुछ 4 माह के रिफ़ंड अभी तक रुके हुए हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हमें DLTL की शक्ल में या ड्यूटी की शक्ल में जो भी एक परसेंटेज है, मिनिमम 5%, लेकिन उससे ऊपर जो भी दे दें हमें बहुत बेहतर है। तो हम चाहिए कि हमें ऐसे इंसेंटिव दे ताकि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। राना आरफ तौसीफ़ खान साहब के साथ हम पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के दफ्तर आए हैं। इनके हेड ऑफिस में हमारी मुलाकात तंजीम के नौ मुंतखब चेयरमैन अजमल फ़ारूक साहब से भी हुई। उनसे भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है उसे। देखें जी, ये हमारी एक्सपोर्टर्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। इश्यूज़ तो बेशुमार हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है हमारा वो कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस का है, ईज़ ऑफ बिज़नेस का है। तो हमारी एसोसिएशन का यही काम है कि गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ इन सब इश्यूज़ को कोऑर्डिनेट किया जाए और इनको जो भी मसाइल हैं लोकल सतह पे हों या नेशनल लेवल पे हों, उनको टेकअप करके अपने मेंबर्स के लिए उसके लिए कोई ना कोई फैसिलिटी जो है ली जाए। मौजूदा हुकूमत, इसके वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना, इनके बारे में ये तासर भी है और बजा तौर पे दुरुस्त भी है कि ये कारोबारी लोग हैं, तो इनके होते हुए आपके मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे? बस यही तो लम्हा फ़िक्रिया है कि इनके होते हुए हमारे मसाइल को फौरी तौर पर हल हो जाना चाहिए था। हम बार बार नॉक कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे जो मुतालबात हैं, उन पर खातिर ख्वाह गौर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अजमल फ़ारूक साहब, थैंक यू वेरी मच।